Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the Kirchhoff's law. Okay? और अब हम किरचॉफ के नियम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें किरचॉफ या किरचॉफ के नियम। तो इनके दो नियम हैं, एक धारा नियम, एक वोल्टता नियम, यानी केसीएल और केवीएल। इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ओके, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखते हैं ये शॉर्टकट में इनको केसीएल और केवीएल बोलते हैं। तो केसीएल क्या है? केसीएल किरचॉफ धारा नियम, यानी किसी भी संधि बिंदु पर, मान लें ये कोई संधि बिंदु है और यहाँ पर कई धाराएं मिलती हैं इस तरीके से। मान लेते हैं ये धारा है I1, I2, I3, I4 एंड I5 इस तरीके है। तो केसीएल कहता है कि संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब है बीजगणितीय योग, यानी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तो क्या कहेंगे? संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय का मतलब क्या है कि चिन्ह से। तो अगर हम प्रवेश करने वाली धारा को प्लस चिन्ह ले लें तो निकलने वाली धाराओं को माइनस लेंगे। यदि प्रवेश करने वाली को आप माइनस मान रहे हैं तो फिर निकलने वालों को प्लस लेंगे। तो देखिएगा, हम प्रवेश करने वाली धाराओं को प्लस मान रहे हैं तो प्लस I1, तो निकलने वाली माइनस हो जाएगी माइनस I2, माइनस I3, प्लस I4 और माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ये है मतलब इसका कि बीजगणितीय योग। ठीक है, तो अब देखिएगा I1 प्लस I4 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I5। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ऐसे ये है प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, और ये है निकलने वाली धाराओं का योग। निकलने वाली धाराओं का योग, हम कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये है केसीएल। केसीएल यानी किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ। ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल पर डिपेंड करता है, यानी आवेश संरक्षण के नियम पर निर्भर करता है। केसीएल यानी किरचॉफ का धारा नियम किस नियम पर? आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। इसके अनुसार संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या हम कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु पर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ धारा नियम कहते हैं। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवीएल। और ये केवीएल जो है इट्स डिपेंड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल, यानी ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो देखते हैं इसमें, मान लीजिए कि ये कोई परिपथ है, R2 E2 और ये R3 प्रतिरोध E3 विद्युत वाहक के साथ इस तरीके से लगा। तो देखिएगा
ये प्लस ये माइनस, तो प्लस टर्मिनल से I1 करंट, यहाँ I2 करंट और ये I3 करंट, इस तरीके से धारा प्रवाह की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर जाएगी। तो देखिएगा इसका मतलब है किसी भी बंद लूप में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल सिग्मा I इंटू R, धारा व प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा EF। ओके, या किसी बंद लूप में परिणामी EMF का मान 0 होता है। ओके, ये कह सकते हैं कि समेशन वोल्टेज इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज में यहाँ पर आ जाएंगे EMF भी होंगे सेल के, और इनके कारण विभव पतन भी होंगे, तो सब आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा KVL जो है ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, और इसके अनुसार किसी भी लूप में, बंद लूप में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, चिन्ह सहित योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग या बीजीय योग या चिन्ह सहित योग के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं इसमें दो लूप बनेंगे, एक लूप ये फर्स्ट और एक लूप ये सेकंड। तो हम फर्स्ट लूप लेते हैं, तो देखिएगा लूप फर्स्ट, तो ये है। अब यही टेक्निक आपको सब में यूज करना है। ये R1 R2 E1 E2 I1 I2। अब हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमने इसमें देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज सिंबल लिया है डायरेक्शन, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे सभी लूप में फिर वही दिशा लेंगे। तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, और बाह्य परिपथ ऐसे बना दीजिए और इसमें दिशा दिखा दीजिए। आप इधर को भी कर सकते थे, हमने इस तरह से ले लिया। तो जो इस एरो को फॉलो करेगा वो करंट पॉजिटिव, तो उसका EMF भी पॉजिटिव, और जो इसके अगेंस्ट हो, उल्टा हो, वो धारा निगेटिव, तो उसका विद्युत वाहक बल भी निगेटिव। तो देखते हैं I1 इसकी दिशा में है, तो I1 इंटू R1 इसके हिसाब से प्लस चिन्ह ऐसे आए। यहाँ पर देखिएगा ये धारा और ये एरो उल्टा है, तो माइनस I2 इंटू R2 ये आ जाएगा, और तो कोई है नहीं। ये देखिएगा पॉजिटिव था, तो ये EMF भी पॉजिटिव रहेगा, और ये करंट निगेटिव हुई तो ये EMF भी निगेटिव रहेगा। तो ये इसके लिए समीकरण आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने अपने समझने के लिए ये बाह्य परिपथ में जो है दिशा दर्शा दिया, तो ये दिशा आप साधारणतः ऐसे बना सकते हैं। जो इस एरो को संतुष्ट करे वो धारा धनात्मक, तो उसका EMF भी धनात्मक, और जो इसके उल्टा होगी धारा वो ऋणात्मक, तो उसका EMF भी ऋणात्मक। तो देखिएगा ये धारा जो है इसी की तरफ है, तो पॉजिटिव यानी I1 R1 धनात्मक, ये I2 उल्टा है इसके, तो मतलब I2 R2 निगेटिव। तो I1 पॉजिटिव तो E1 भी पॉजिटिव, और I2 निगेटिव तो E2 भी निगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से I1 धारा और यहाँ से I2 धारा, तो इसमें कितनी धारा और आ जाएगी, I1 प्लस I2 इस वाले प्रतिरोध में। तो अब लूप सेकंड जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E2 R2 E3 R3। हम फिर वही एरो बाहर उसी तरीके से बना देंगे, इस तरीके से। देखिए यहाँ से I2 थी और यहाँ से I3 थी, लेकिन यहाँ से I1 आ चुकी और यहाँ पर I2, तो हम संधि नियम पहले धारा नियम पढ़े हैं, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 और धारा आ जाएगी, तो ये हो जाएगी I1 प्लस I2। देखिएगा ये धारा इसको संतुष्ट कर रही है, तो I2 इंटू R2 धनात्मक। अब इतनी धारा जो है I1 प्लस I2, ये धारा इस वाले प्रतिरोध में आई है धनात्मक। देखिएगा इसका एरो और ये, ठीक है।
लेकिन जो इस सेल का स्वयं की धारा है I3 वो इसके विपरीत है, -I3 × R3। तो जो इसकी स्वयं की धारा निगेटिव है तो स्वयं का ईएमएफ भी निगेटिव होगा, और इसकी धारा पॉजिटिव थी तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव होगा, E2 - E3। तो ये एक दूसरा समीकरण आ जाएगा, और इस तरीके से हम इन समीकरणों को हल करके इनके धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एप्लीकेशन, उनसे ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो देखते हैं इसमें धारा का प्रवाह पहले दर्शाएंगे। ये I धारा यहाँ से चली और ये दो भागों में बट गई, I1 में और I2, ठीक है। अब ये I1 और I2 धारा में जब इनके मान बदलेंगे, देखिएगा I का मान I1 और I2 में बदल गया, तो ये I1 धारा यहाँ जाएगी तो यहाँ मान लीजिए I1 डैश आ गई, तो यहाँ पर कितनी बची I1 - I1 डैश, ठीक है। यहाँ से I1 डैश आ रही थी और यहाँ से I2, तो इसमें आ जाएगी I2 + I1 डैश, ठीक है। और यहाँ फिर ये जुड़ जाएंगी I1 - I1 डैश प्लस I2 + I1 डैश, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, I1 + I2 ही इंटर किया था और I1 + I2 ही आ गए। तो देखते हैं, पहला लूप ये आ जाएगा, सेकंड लूप ये आ जाएगा और थर्ड लूप आप इसको ले सकते हैं। तो हम पहले लूप को सॉल्व करते हैं। पहले ये 100 ओम, 15 ओम, 60 ओम, ये है I1, ये है I2 और ये है I1 डैश। देखिएगा, हम अपनी जानकारी के लिए जैसे पहले बनाया था उसी तरीके से हमने ये लूप बना दिया, और अब देखिए जो इस एरो को संतुष्ट करे वो धारा धनात्मक, तो ये धारा इसी की दिशा में है, I1 × 100 प्लस ये इसी की दिशा में है I1 डैश × 15, और ये अपोजिट है -I2 × 60 = 0। ये रिलेशन आ जाएगा। चाहे तो आप 5 कॉमन ले लें, वैसे फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। हमें मेनली इक्वेशन बना के तैयार करनी है, तो ये पहली इक्वेशन होगी। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन दूसरे लूप से, इससे 15 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ये है I1 डैश, ये है I1 - I1 डैश, और ये है I2 + I1 डैश। देखिएगा, पहले की तरीके से इसमें भी हमने ऐसे परिपथ बना दिया, क्लॉकवाइज हमने उसमें भी लिया था, क्लॉकवाइज हमने इसमें भी ले लिया। तो जो इस एरो को संतुष्ट करे वो धारा धनात्मक, तो ये हो जाएगा I1 - I1 डैश × 10, फिर इसके बाद ये अपोजिट हो जाएगा -I2 + I1 डैश × 5, और ये भी निगेटिव होगा, -15 I1 डैश = 0। आप इसको और सरल कर सकते हैं, 10I1 - 10I1 डैश -5I2 -5I1 डैश -15I1 डैश = 0। I1 डैश वाले पद एक जगह कर दीजिएगा, तो 10I1 - 5I2 -10 5 15 15 30 I1 डैश = 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। और इसी तरीके से आप थर्ड इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं। ये थर्ड वाला लूप, इसके लिए
ये है I2 60 ओम, I2 प्लस I1 डैश और ये 5 ओम, ये 10 वोल्ट है। तो हम ये हमने क्लॉकवाइज पहले की तरह बारी बारी पर, अब इसमें देखिएगा 60 I2 इसकी दिशा में ही है प्लस 5 I2 प्लस I1 डैश इक्वल टू, ये इसी तरह से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 10, यानी 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस 5 I1 डैश इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 65 I2 प्लस 5 I1 डैश इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तीनों समीकरणों को हल करके I1, I2 और I1 डैश के मान ज्ञात कर सकते हैं।